भाषा की विशेषता के अंतर्गत 7वीं 8वीं जो भाषा की विशेषता है सभी भाषाओं के रूप में, वो 8वीं विशेषता है भाषा परंपरागत वस्तु है, परंपरागत सनातन है, अर्थात परंपरा से आई व्यवस्था के रूप में उसे मानते हैं। ये भाषा भी इसी का एक प्रतीक है। हम अपने परिवार में जो भाषा बोलते हैं, अपने समाज में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें माता पिता से उस भाषा को हम प्राप्त करते हैं। समाज में अन्य लोगों से, दोस्तों से हम भाषा को सीखते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। इसलिए माता पिता ने जो भाषा हम सीखते हैं, तो माता पिता ने जो भाषा अपने माता पिता से सीखी है, मतलब दादा परदादा की भाषा माता पिता से, और माता पिता की भाषा हम सीखते हैं, एक परंपरा है। और इसलिए कहते हैं दादी माँ की भाषा, पिताजी की भाषा, ये प्रवास है, ये अनादिकाल से चल रहा प्रवास है। और इसलिए कहा जाता है कि भाषा का जनक और जननी कोई है, मतलब भाषा का निर्माता और उसकी विकसित करने वाले जनक और जननी माता और पिता के रूप में समाज और परंपरा को कहा जाता है। मतलब भाषा का जनक समाज है तो परंपरा जननी है। इसलिए समाज और परंपरा से भाषा का बहुत नज़दीक का संबंध है, और इसी कारण समाज में किसी तरह की भाषा निर्माण होती भी है और भाषा का विकास भी होता है, उसके लिए परंपरा आवश्यक है। और ये परंपरा अनुकरण के द्वारा होती है। और इसलिए कहते हैं अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने वाली जो हमारी भाषा है, वो भाषा समाज से और परंपरा से विकसित होती है। और इसलिए कहते हैं कि भाषा ये परंपरागत वस्तु है। अब इसी दृष्टि से, इसी विशेषता को लेकर अगली विशेषता बनी है कि भाषा सामाजिक दृष्टि से स्तरित वस्तु है। यह दो शब्द है, एक सामाजिक और दूसरा स्तर। देखिए कि हर स्तर, समाज में अनेक स्तर होते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, पढ़े लिखे, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, शिक्षित, अशिक्षित लोगों के स्तर होते हैं। तो उन सभी से हम समाज कहते हैं। समाज में विभिन्न धर्मों के भी लोग होंगे, शिक्षा की दृष्टि से उसमें भिन्नता होगी, अर्थ दृष्टि से भिन्नता होगी, सांस्कृतिकता की दृष्टि से भिन्नता होगी। और इसलिए कहते हैं कि उसी के अनुसार उनकी भाषा होती है। शहर में रहने वाले नागरिक लोग हैं, उनकी भाषा एक सुसंस्कृत या उच्च भाषा बन जाती है। तो देहात में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी भाषा, अज्ञानी लोगों की भाषा ग्रामीण बोली होती है। तो यह स्तर होता है। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भी ये स्थिति बन जाती है। नागरिक लोग अन्य लोगों के संपर्क में आते तो उनकी भाषा उसी रूप में विकसित बन जाती है। और इसलिए बौद्धिक विकास, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय की भिन्नता आदि के कारण भाषा में परिवर्तन दिखाई देता है। पंडितों की भाषा, किसानों की भाषा, अध्यापकों की भाषा, छात्रों की भाषा, जुलाह की भाषा, दलितों की भाषा, चमारों की भाषा, मजदूरों की भाषा, तो यह उनकी भाषा, मतलब उनकी भाषा में उन्हीं के शब्द होते हैं। वकीलों की भाषा में कचहरी से संबंधित, पुलिसों के बोली में उस व्यवस्था से संबंधित, छात्रों के बोली में उनके पाठ्यक्रम या पाठशाला के अध्ययन के संबंध में बोली में शब्दों का प्रयोग होता है। किसान के यहाँ तो बरसात हो, अकाल हो, बीज हो, खाद हो, फसल हो आदि के रूप में चर्चा करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वह सामाजिकता की व्यवस्था भाषा में दिखाई देती है, और बोलने वाले व्यक्ति से हम शायद पहचान लेते हैं वह किस सामाजिक स्तर का व्यक्ति है। तो भाषा एक ऐसी सामाजिक स्तर की व्यवस्था बन जाती है। अगली विशेषता है जिसमें कहते हैं कि भाषा की, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। देखिए कि 4 कोस पर पानी, 8 कोस पर वाणी बदलने वाली जो हमारी कहावत है, भौगोलिक परिक्षेत्र, भौगोलिकता में रेगिस्तान है, अकाल की स्थिति है या जंगल है। हमारी भूमि अनेक भौगोलिकता से संपन्न है, और उस भौगोलिकता का प्रभाव मनुष्य के वाणी पर होता है, आचरण व्यवहार पर भी होता है। और इसलिए भौगोलिकता सीमा उस रूप में ये व्याख्या बन जाती है। और कई नाम भी हम देखते हैं कि यदि हम किसी भूखंड, 5 नदियों का संगम है, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, बियास, ये 5 नदियां हैं। जिस नदी से
बना प्रदेश उसे पंजाब कहा गया है। असम जो सम नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि है, ऐसी भूमि को हम शायद आसाम शब्द की व्याख्या ही है। कश्मीर केसर की भूमि, इसलिए उसे कश्मीर नाम बना है। यह भौगोलिकता है, केसर है, उबड़ खाबड़ भूमि है, और उसी तरह से उनकी भाषा भी उसी रूप में बन जाती है। और इसलिए एक भाषा दूसरी भाषा के साथ, एक प्रदेश दूसरी प्रदेश के साथ जोड़ा हुआ होता है, और परिणामतः विचारों की अभिव्यक्ति की लेन देन होता है, और भाषा भी उसमें योगदान दे सकती है। तो भाषा और भौगोलिक सीमा का संबंध काफ़ी गहरा दिखाई देता है, और उसी के अनुसार ये भाषा बन जाती है। भौगोलिकता के साथ ऐतिहासिकता की बात की जाती है प्रत्येक इतिहास में, इसलिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान नाम की एक शाखा बनी है। हम देखते हैं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली जो भाषा के रूप बने हैं, उसमें भी वो इतिहास है। इतिहास में हम देखते हैं कि कई राजे महाराजाओं ने भी आक्रमण किए, सत्ता स्थापित की, राज्य का विस्तार किया, अपनी भाषा थोपने का प्रयास किया, और परिणामतः भाषा उसी रूप में बन चुकी है। और इसलिए कहा जाता है कि भाषा के एक ऐतिहासिक सीमा बन जाती है। इतिहास और भाषा का संबंध है, एक सीमा के रूप में उसे देखा जाता है। भाषा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी इतिहास से होता है, इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास, मराठी साहित्य का इतिहास, तो वह भी साहित्य और इतिहास की जो सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था होती है, तो भाषा भी उसी रूप में आगे बढ़ती है।